अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला आज कर दिया है। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने इस बारे में बात भी की थी, जब हम लोग आईआर के वीडियोस डिस्कस कर रहे थे कि इस बार शायद अमेरिका ईरान को नहीं छोड़ेगा, और वही हुआ। अमेरिका ने कई दिनों से हालांकि बातचीत भी चल रही थी, लेकिन वो बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इसराइल की तरफ से एक बड़ा हमला ईरान पर किया गया। आज सुबह 9:30 बजे की ये बात है। उसके बाद से ईरान ने भी लगभग 8 देशों पर 400 से ज्यादा मिसाइलों को दागा है। अब ये मैटर जो है उतना छोटा नहीं रहा, ये द्विपक्षीय नहीं रहा, अब ये कई देशों को इसमें इन्वॉल्व कर चुका है। तो क्या ये मैटर अब विश्व युद्ध के स्तर पर जाएगा? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग बेसिक तो जानते ही हैं कि ईरान से अमेरिका क्या चाहता है। ईरान परमाणु बम ना बनाए, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोक दे, ये अमेरिका चाहता है। और एक सख्त परमाणु समझौता चाहता है, एक सख्त आश्वासन चाहता है ईरान से कि आप भविष्य में भी कभी इस तरह की गलती नहीं करोगे, जिसको ईरान मानना नहीं चाहता। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखी। इसलिए अमेरिका की तरफ से ये अटैक को जो है हरी झंडी दे दी गई। अटैक इजराइल ने किया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ये मेरा अटैक है ना। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये मेरा अटैक है, तो इसका परिणाम जो है अब खामनेई को भुगतना ही पड़ेगा। और इजराइल और ईरान, जैसे इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो दोनों देशों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, और स्थायी आपातकाल है। कब हटेगा उसका टाइम आने वाले समय में पता चलेगा। अभी के लिए तो दोनों ने मंडे की बात कही है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये आपातकाल बहुत लंबा चलने वाला है। इसका रीजन अब ये है कि ईरान ने, इजराइल ने तो ईरान को टारगेट किया, लेकिन ईरान ने 8 अरब देशों को टारगेट किया है। ये बात वैसी ही है जैसे ईरान बार बार कह रहा था कि अगर मेरे पे एक हमला हुआ तो फिर मैं जितने अमेरिका के एयर बेसेस इस क्षेत्र में हैं उन सबको टारगेट करने की कोशिश करूंगा। और एक हमला इजराइल ने किया और तुरंत ईरान ने मिसाइलें जो हैं बरसानी शुरू कर दी इन 8 देशों में। बहरीन में हमला हुआ, कतर में हमला हुआ, यूएई में, सऊदी अरब में, इन देशों की कैपिटल सिटीज, राजधानी के क्षेत्र में ईरान ने हमले किए हैं, है ना। और जैसे इजराइल की एक मिसाइल ईरान के किसी स्कूल पर गिर गई, है ना, गर्ल्स स्कूल था, वहां पर लगभग 50 से ज्यादा लड़कियां मारी गई हैं। तो ये तो देखो, युद्ध का परिणाम होता ही होता है। युद्ध लड़ता कोई और है, कारण कोई और होता है, लेकिन उसका परिणाम जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो बड़ा दुखद है, बड़ा पेनफुल है। स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चियां गई थी, लेकिन उनकी जान चली गई इस हमले के माध्यम से। अब बात यह है कि इन 8 देशों ने एक बात बोली है कि आपने तो गलती कर दी, या आपने तो ये चीजें कर दी, अब आपको परिणाम भी इसका भुगतना पड़ेगा। मतलब ये सब देश मिलकर ईरान के ऊपर हमले का प्लान कर रहे हैं। अरब देश एक बड़ा हमला अब ईरान के ऊपर करेंगे। दूसरा, इजराइल के जो जो फाइटर जेट हैं वो लगातार ईरान के एयर स्पेस में हैं, मतलब ईरान को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ईरान कितना लंबा समय इस युद्ध में टिक पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का, वैसे अगर ईरान अपनी शक्ति को देखे तो चलो मान लो कुछ दिन तक ईरान सरवाइव कर सकता है, लेकिन ईरान लंबा समय तक सरवाइव करेगा, इसका भी एक कारण है। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस और चीन से उसकी दोस्ती। आपको पता है कि चीन पे तो चलो उतना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन चीन को भी पता है कि इस समय अगर उसने चीजें नहीं की तो शायद अमेरिका कभी भी कमजोर नहीं हो पाएगा। लेकिन भरोसेमंद साथी के तौर पर आप रूस को देख सकते हो। पुतिन वो पर्सन हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। तो मिसाइलों के मामले में या मिसाइलों के प्रोडक्शन के मामले में रूस अमेरिका से भी आगे प्रतीत होता है। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो रूस जो है मिसाइल प्रोडक्शन के माध्यम से ईरान को सपोर्ट करेगा, और ऑलरेडी मिसाइलें पहुंचाई भी जा चुकी हैं, तभी ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है। तो अब खेल ऐसा हो चुका है, देखो ध्यान से समझो। यूक्रेन के समय में जब यूक्रेन ने अटैक किया था, तो अमेरिका ने यह कोशिश की थी कि यूक्रेन को हारने ना दिया जाए। आज तक यूक्रेन हारा नहीं। यूरोप और जो अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हैं, इन लोगों ने यूक्रेन को फंडिंग दी, इन लोगों ने यूक्रेन को मिसाइलें दी, बहुत सारे हथियार दिए ताकि यूक्रेन खत्म ना हो, है ना। और नुकसान होता रहे किसका? रूस का। ये सेम वैसा था। अब क्या है कि इस सिचुएशन में रूस ये चाहेगा कि अमेरिका को नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसलिए ईरान को वो सपोर्ट करेगा कि ईरान हारे ना। ईरान जितना लंबा समय सस्टेन करेगा, उतना ज्यादा नुकसान जो है अमेरिका को उठाना पड़ेगा इस क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि ईरान अमेरिका को मारेगा। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका अगर अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका के संसाधनों में भी कमी देखने को मिलेगी। स्यापा सिर्फ यहां पे है ना। तो ये खेल इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात यह है कि इन 8 देशों ने अब इन्वॉल्व हो चुके हैं,
है ना? एक हिसाब से देखें तो 8 देश ये, अमेरिका और इज़राइल, है ना? और ईरान, तो लगभग 11 देशों के बीच में तो ये लड़ाई शुरू हो गई है। तो वर्ल्ड वॉर तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, अगर 1, 2, 3, 4 देशों से ज़्यादा भी अगर देश इन्वॉल्व हो जाते हैं और बड़ी पावर्स भी इसमें हैं। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका है, रूस और चीन जो है पीछे से सपोर्ट करेंगे और ईरान कोई छोटी पावर नहीं है, ईरान भी एक बहुत बड़ी पावर है। इज़राइल एक बहुत बड़ी पावर है, सऊदी अरब एक बहुत बड़ी पावर है। तो इतने बड़े-बड़े देश अगर इस वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। हम चाहते नहीं हैं विश्व युद्ध हो, क्योंकि इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा और कुछ बेवकूफ़ लोगों के निर्णयों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वो बेवकूफ़ कौन है, इसको सोचने का डिसीज़न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं नहीं बता सकता कि वो नेता कौन से हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अपने ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए कुछ नेता जो हैं, अपने-अपने देश को युद्ध में धकेल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आम जनता के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। खैर, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर और जो डायमेंशन हम लोग देखने की कोशिश करें। भारत इस युद्ध में कहाँ है और किस तरह का प्रभाव भारत को अब देखने को मिलेगा? एक तो पीएम मोदी 2 दिन पहले ही आए हैं, है ना? आपको पता है उनके आने के 2 दिन बाद ही हमला हो गया है। तो ये कहीं न कहीं पे एक अच्छी बात है कि हमारे आने के बाद चीज़ें खराब हुई हैं वहाँ पर। दूसरी बात ये है कि भारत का लगभग 50% एनर्जी का जो आयात है, वो इसी क्षेत्र से आता है। अब ये क्षेत्र जो है युद्ध की स्थिति में चला गया है, कब तक रहेगा नहीं पता है ना? उनकी अपनी डिमांड अब बहुत ज़्यादा रहेगी पेट्रोल, डीज़ल की, तो वहाँ से सप्लाई नहीं मिलेगी भारत को, है ना? आपको पता है कि वैसे तो भारत सिर्फ़ इसी रूट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रूस के से हमें तेल बंद करना था, तो हमने अपनी निर्भरता फिर से इस रूट पे बढ़ा दी। अब ये रूट फिर से बिज़ी हो गया है क्योंकि वॉर हो गई है शुरू, तो अब हम तेल कहाँ से मँगाएँगे? एक चीज़ तो ये, दूसरा तेल आएगा तो सही, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो प्रभावित होती है, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के चलते उसके प्राइसेज़ भी इंक्रीज़ होते हैं। तो भारत में महँगाई जो है अब तेज़ी से बढ़ सकती है, उसका नुकसान फिर से आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। नेताओं के डिसीज़न हैं, लड़ ईरान इज़राइल रहे हैं, लड़ इज़राइल ईरान अमेरिका रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो भारत की जनता को भी उठाना पड़ेगा। सिर्फ़ भारत नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पे एनर्जी को लेकर बहुत डिमांड रहती, उन देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इस युद्ध का क्या भविष्य है? क्या कहते हैं ट्रंप और क्या कहते हैं बेंजामिन और क्या चाहते हैं खामनेई? ट्रंप का कहना ये है कि अब जो है इसका परिणाम खामनेई को भुगतना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब बिना या तो खामनेई की मौत होगी या सत्ता परिवर्तन होगा। 2 चीज़ों के अलावा तीसरा रिज़ल्ट अब देखने को नहीं मिल रहा है। इतना नुकसान उठा के कम से कम अमेरिका इतना तो नहीं छोड़ेगा कि ईरान में तख्ता-पलटी ना हो और ईरान अमेरिका पीछे हट जाए। मुझे नहीं लगता ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ, ये एक कंडीशन में पॉसिबल है कि खामनेई अगर खुद से ही कह दें कि चलो हम अमेरिका की कंडीशन पे परमाणु समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इंडोनेशिया ने मध्यस्थता की बात कही है कि मैं बीच बचाव कर सकता हूँ अगर मुझे कहें तो, लेकिन वो बात तब होगी जब खामनेई अमेरिका की शर्तों को माने, तब शायद उनकी जान बच जाए या अमेरिका में तख्तापलट ना हो। बट मुझे ये बहुत कम संभावना इसकी लग रही है। नुकसान बहुत हो गया है इज़राइल को भी, अमेरिका को भी और इन देशों को भी। अब ये लोग छोड़ेंगे तो है नहीं, है ना? तो अमे अगर और ईरान वो वही बात है कि मरता क्या नहीं करता, वो खुद डूबेगा तो वो दूसरों को भी लेके डूबेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए। आई होप कि इस क्षेत्र में जो है टकराव और ना बढ़े और भारत को भी नुकसान ना उठाना पड़े, आम जनता को भी नुकसान ना उठाना पड़े। सरकार वहाँ से अपने लोगों को निकालने पर काम कर रही है। उन छात्रों की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं जो वहाँ पढ़ने के नज़रिए से गए थे, लेकिन वो एक जियोपॉलिटिक्स का शिकार होकर रह गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।